नमस्कार दोस्तों, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम घटना चक्र जीएस दृष्टि के फ्लो चार्ट की मदद से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। इस विषय से संबंधित 2 वीडियोस आप पहले देख चुके हैं। यह पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के साथ ही ये सब्जेक्ट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अन्य विषयों की मैराथन सीरीज़ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं संसद के बारे में। संसद के जो प्रावधान हैं, संवैधानिक प्रावधानों की अगर बात करें तो संसद के संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक बताए गए हैं। अनुच्छेद 79 यानी 79 यह कहता है कि संघ के लिए या केंद्र के लिए एक संसद होगी जो किस किस से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति और 2 सदन। 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि संसद का जो निर्माण होता है, संसद की फॉर्मेशन होती है, वो 3 स्तंभों या 3 घटकों से मिलकर होती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। अब एक नज़र डालते हैं लोकसभा और राज्यसभा पर। हालांकि इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा से एक हल्का सा इसका अवलोकन करते हैं। लोकसभा की बात करें, लोकसभा की कुल अधिकतम जो संख्या मानी गई है वो मानी गई है 550। ठीक है। बात करें लोकसभा के गठन की तो राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनसे 20 प्रतिनिधि सदस्यों को मिलाकर के लोकसभा का निर्माण होता है। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। इस तरीके से 530 और 20 को मिलाकर के लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 हो जाती है। संविधान का अनुच्छेद 93 यह कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाएगा। ठीक है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं वे लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। अनुच्छेद 94 कहता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो अपना त्यागपत्र अगर देना चाहता है किसी भी परिस्थिति में तो वो उपाध्यक्ष को देगा। अगर उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को। और वहीं अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। इसके अलावा लोकसभा में बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके अंतर्गत कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। बात करें लोकसभा में सीटों के आवंटन के बारे में। राज्य के अनुसार सीटों का जो बंटवारा है, आवंटन है, वो किस जनगणना पर आधारित है? ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि राज्यवार यानी राज्य के हिसाब से प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा किया गया है, आवंटन किया गया है, वो किस जनगणना पर आधारित है? तो वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। ठीक है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार ये निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। यानी 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यवार सीटों का जो बंटवारा है वो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार 2026 तक बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर जो है सीटें हैं वो लोकसभा में आवंटित की जाती हैं। ठीक है। लोकसभा में जो राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है। ठीक है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उस राज्य को उतनी ही लोकसभा सीटें आवंटित की जाती हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा का सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है जो भी आम चुनाव होते हैं उनके बाद जो नए सदस्य चुन करके आते हैं उनको शपथ दिलाना। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। अनुच्छेद 103 में यह कहा गया है कि लोकसभा का कोरम को गणपूर्ति भी कहा जाता है। तो लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। बात करें लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था।
और लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ठीक है। और पूरे सभी राज्यों में लोकसभा के सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, सदस्य होते हैं, वो उत्तर प्रदेश से लिए जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, जिनकी संख्या 80 है। अवधि की बात करते हैं। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक लोकसभा का कार्यकाल होता है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और यह 5 वर्ष का जो कार्यकाल है कब से संभाला जाता है या कब से स्टार्ट इसको किया जाता है, तो लोकसभा का जो पहला अधिवेशन होता है उस डेट से लेकर के अगले 5 वर्षों तक लोकसभा की अवधि जो है मानी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति अगर चाहे तो समय से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा कैसा लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसके अलावा इमरजेंसी की कंडीशन में लोकसभा की जो कार्यकाल होता है उसमें वर्ष में एक बार 1 वर्ष तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है जो कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु आवश्यक होती है। अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दिए गए हैं। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा का गठन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 होती है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें से 238 जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। जिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है वे किस किस क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए, या तो वे साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हों, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हों, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले हों, या फिर व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति हों। इस क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। वहीं राज्यसभा जो होता है वो एक स्थायी सदन है, इसका किसी भी परिस्थिति में विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा की सदस्यता लेने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष मानी जाती है, यानी कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य तभी बन सकता है जब वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रीय सभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। इसके अलावा उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है। उपसभापति बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया भी जा सकता है। कुछ अन्य तथ्यों पर नज़र डालते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा का एकांकित शक्ति है। ठीक है। राज्यसभा को अकेले यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद से राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण करने का अनुरोध किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। आप पहले ही जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है या नहीं है इसका डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। वहीं अगर बात करें राज्यसभा की पहली बैठक की तो इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बना सकता है? संसद अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है। धन विधेयक को कहाँ स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है कौन सा अनुच्छेद? 105। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता
तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिनों तक। यानी संसद या विधानसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है, उपस्थिति नहीं देता है, तो सदन से उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित करना पड़ता है? भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए जो विधेयक पारित करना पड़ता है उसका नाम है विनियोग विधेयक। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो इनके संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 24 से लेकर 147 तक हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, 124 में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को। न्यायाधीशों की बात करें तो जब इसका गठन किया गया था तो उस समय पर इसमें मुख्य न्यायाधीश समेत 8 न्यायाधीश थे, ठीक है। एक जो चीफ जस्टिस होते हैं उसके अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी चीफ जस्टिस को मिला करके जो टोटल जजेस की संख्या थी वो 8 थी। वर्तमान की बात करें तो आज चीफ जस्टिस को मिला करके यानी मुख्य न्यायाधीश समेत जो जजों की संख्या है वो है 34, ठीक है। वहीं 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ, 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ, या हम कह सकते हैं कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जो अनुभवी जज होते हैं या वरिष्ठ जज होते हैं उनका एक समूह होता है, उनका एक ग्रुप होता है। वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए नाम नॉमिनेट देते हैं, ठीक है। जो नॉमिनेशन होता है नाम का वही नॉमिनेट करते हैं, और जिस व्यक्ति को ये नॉमिनेट करते हैं उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बिठा दिया जाता है। बात करें अगर शपथ की कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। वहीं ये राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है। शपथ भी इनको राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगर चाहें तो ये अपना रिजाइन दें तो त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देंगे। वहीं इनकी जो सेवानिवृत्ति की या रिटायरमेंट की एज होती है वो 65 वर्ष होती है, ठीक है। 65 वर्ष तक की आयु तक ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपने पद पर बने रहते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1956 कब लागू हुआ था? 1 जून 1955 से। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ था? 30 जनवरी 1990 से। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करते चलें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यता के बारे में बात करते हैं। कौन व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है? सबसे पहली योग्यता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश रहा हो, या किसी भी हाई कोर्ट में विभिन्न न्यायालयों में मिला करके 10 वर्ष तक वह उसने वकील के रूप में कार्य किया हो। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, क्लियर है। इसके बाद में किसी भी हाई कोर्ट में वह 5 साल जज होना चाहिए। अगर ये वाली उसके योग्यता वो पूरी नहीं करता है तो वो उसे किसी भी उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में मिलाकर के 10 वर्ष तक उसने वकील के रूप में कार्य किया हो, ठीक है। और राष्ट्रपति की नज़र में उसे कानून का ज्ञान हो। ये सारी योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेदों पर नज़र डालते हैं। अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय जो होता है सुप्रीम कोर्ट, उसकी स्थापना और गठन कैसे होगा, ठीक है। यानी हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित अनुच्छेद है 124। 125 में न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि के बारे में बताया गया है। 126 अनुच्छेद कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मतलब जब जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, किसी भी कारणवश उनका पद रिक्त हो जाता है
यानी अगर उनकी असमय मृत्यु हो जाए या वे कार्य करने में असमर्थ हों, इस स्थिति में उनके स्थान पर किसी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में दिया गया है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में उपबंध करता है। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में है। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की महत्वपूर्णता जो है उसको बताता है। यानी अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार इसको बताया गया है। अनुच्छेद 132 से लेकर के 136 तक सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति के बारे में बताया गया। पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं? अगर आप उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी मामले पर कोई डिसीजन दिया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि यह डिसीजन किन्हीं मायनों में सही नहीं है या इस निर्णय को करने में किसी भी प्रकार की कोई भूल हुई है, तो उस डिसीजन का, उस निर्णय का फिर दोबारा से अवलोकन किया जाता है। इसे ही हम पुनर्विलोकन कहते हैं। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि या कानून भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। अनुच्छेद 141 में यह प्रावधान है कि जो भी नियम या कानून सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया जाएगा वह स्वतः ही भारत के सभी उच्च न्यायालयों पर या अन्य न्यायालयों पर सभी न्यायालयों पर जो है वह लागू होगा। 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियां, आदेश, प्रवर्तन, प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश दिए गए हैं। वहीं अनुच्छेद 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति के बारे में यह बताता है। यानी 143 में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले पर उच्चतम न्यायालय से सलाह या मशवरा ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाया जाना, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है। उनको कदाचार या असमर्थता के आरोप पर हटाया जा सकता है। वहीं इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं 124(4) और 124(5). प्रक्रिया क्या होगी? संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा, अपनी कुल सदस्य संख्या जो होगी उसके बहुमत द्वारा, ठीक है, या फिर उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित करके सर्वोच्च या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में परिभाषित किया था? केशवानंद भारती, 1973। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है, ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है विधि का शासन। कानून का शासन हो, कानून का ही जो है शासन हो, और कानून किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को गलत तरीके से दंडित या निर्णित नहीं किया जाना चाहिए। इसी के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन का जो नियम है ये हमारे संविधान में लागू किया गया है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? संसद को है। संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या में वृद्धि कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा, और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 125(1) में दिया गया है। सेवानिवृत्त या रिटायर होने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहीं भी या किसी भी न्यायालय में अपना जो है वकालत नहीं कर सकते हैं। ये उनके लिए क्या होती है? बाउंडेशन होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चाहे नॉर्मल जजेस हों या फिर कार्यवाहक जज हों, दोनों की नियुक्ति ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं। कितने? 4। कॉलेजियम के बारे में मैंने अभी बताया था। जब भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है,
लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है कॉलेजियम के द्वारा, यानी यह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। तो उस ग्रुप में, उस समूह में या फिर उस पूरे समूह में कितने न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो उसमें 5 न्यायाधीश शामिल होते हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्यों के बीच में किसी भी मामले को लेकर कोई विवाद हो जाता है और इस विवाद का निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस विवाद को निर्णित करने की जो शक्ति है वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ कब गठित की गई थी? जब केशवानंद भारती वाद था 1973 में, तब इस केस को सुनने के लिए अब तक की सबसे बड़ी पीठ, जिसमें 13 न्यायाधीश थे, ये गठित की गई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जाती है, अनुच्छेद 142 में। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानून के प्रश्न पर एडवाइस या सलाह ले सकता है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था 1993 में। ठीक है, कॉलेजियम के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। ये व्यवस्था भारतीय अपनी न्याय व्यवस्था में 1993 से लागू है। जनहित याचिका की माता के नाम से किसे जाना जाता है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। ठीक है, पुष्पा कपिला हिंगोरानी को PIL की मदर के नाम से जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाइयों की जो लैंग्वेज है वो क्या है? अंग्रेज़ी है। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी कामकाज की भाषा है वो क्या है? अंग्रेज़ी। PIL के बारे में बात करते हैं। PIL को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। हिंदी में इसे जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। PIL का जनक देश कौन सा है? USA में इसकी उत्पत्ति हुई थी। वहीं भारत में PIL की शुरुआत 1979 से हुई। ठीक है, और भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जनक PN भगवती को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न सूचियों के विषय में बात कर लेते हैं। 3 सूचियों के बारे में वर्णन किया जाता है भारतीय संविधान में: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, जब इन सूचियों का निर्माण किया गया, यानी जो मूल सूची थी, तो उस समय 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे, समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वहीं वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 371 कहता है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंधों के विषय में। वहीं नागालैंड के संबंध में विशेष उपबंध 371 का में है, असम के लिए विशेष उपबंध 371 खा में है और मणिपुर के लिए विशेष उपबंध 371 गा में है। ठीक है, इनको आप याद रखें। उच्च न्यायालयों के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी मैप पर आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इंडिया के हाई कोर्ट हैं। ठीक है, ये सभी हाई कोर्ट के नाम हैं। हाई कोर्टों की बात करें तो भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या है आपकी 25। कितनी है? भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या 25 है। वहीं सबसे पहला हाई कोर्ट जो था, जो भारत में बनाया गया था, वो था कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और अंतिम जो हाई कोर्ट बना था आपका, अंतिम जो उच्च न्यायालय था आपका, वो था आपका उत्तराखंड वाला। ठीक है, उत्तराखंड आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा, देखिए ये रहा उत्तराखंड। ये आपका 25वां हाई कोर्ट है। ठीक है, 25वां हाई कोर्ट है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 9 नवंबर 2000 को की गई थी। 9 नवंबर 2000 को 25वें उच्च न्यायालय के रूप में उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। 24वां त्रिपुरा था आपका। ठीक है, ये त्रिपुरा आपको दिख रहा है, ये 24th था। 26 मार्च 2013 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। इनको आप मैप मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उस मैप के आधार पर आपको इसको थोड़ा सा बना के देखें अपनी, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इनको आप काउंट कर सकते हैं। जो आपको स्टेटस दिखाई दे रहे हैं, जितने भी नाम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इंडिया के हाई कोर्ट हैं। प्रश्न आकर आपसे पूछा जाता है
कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो उच्च न्यायालयों की संख्या है आपकी 25। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है। सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था? सबसे पहला हाई कोर्ट था कलकत्ता। ठीक है। और सबसे अंतिम कौन सा है? ये आपका यूके है, उत्तराखंड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। सबसे पहले उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थिति उच्च न्यायालय की होती है। यानी राज्य के लिए जो न्यायिक प्रशासन होता है उसमें सर्वोच्च स्थान उच्च न्यायालय का होता है। संविधान के भाग 6 में अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक उच्च न्यायालय के विषय में प्रावधान दिए गए हैं। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि कुछ राज्यों में न्यायालय नहीं भी हैं। कुल मिलाकर के न्यायालयों की संख्या जो है भारत में 25 है। अधीनस्थ न्यायालय जो हैं वे राज्य न्यायालय जो होते हैं इनके अंडर में काम करते हैं। प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उच्च न्यायालय की विशेषता, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसके साथ साथ इसके जो जजेस होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के जज 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। वहीं अगर ये अपना पद त्याग देना चाहते हैं या फिर रिजाइन देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया, उसी तरीके से सेम उसी प्रोसेस से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि के बारे में बात करते हैं। भारत की संचित निधि का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में है। ठीक है। भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जा सकती है। ठीक है। संचित निधि भारत की वह निधि होती है जिसमें भारत का जो भी रेवेन्यू होता है, भारत का बाहर से आया हुआ जो पैसा होता है, टैक्स वगैरह होते हैं, उसके द्वारा जो धन इकट्ठा होता है वो भारत की संचित निधि में इकट्ठा किया जाता है। और कोई भी इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति पड़ने पर या सरकार को किसी योजना के लिए या पब्लिक के लिए कोई भी कार्य करना होता है, उसके लिए जो धन की आवश्यकता होती है वो भारत की संचित निधि से ही लिया जाता है। तो संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई भी धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर खर्च की जा सकती है। अब यहाँ बात करते हैं कि जो भारत की संचित निधि होती है वह किस किस जगह पर यूज की जाती है। राष्ट्रपति के लिए जो वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं या और जितने भी उनके लिए खर्चे दिए जाते हैं वो भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सैलरी होती है, भत्ते, पेंशन, इसके अलावा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो पेंशन होती है वो भी भारत की संचित निधि पर भारित होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता, पेंशन ये भी भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति इनके वेतन और भत्ते भी भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका को एक दृष्टि में समझते हैं। भारत में भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था जो होती है वो ठीक केंद्र स्तर की तरह होती है। जिस तरीके से केंद्र में आपने केंद्र की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से यह प्रक्रिया राज्य में भी अपनाई जाती है और केंद्र के स्तर की तरह ही भारतीय राज्यों में भी सरकार की व्यवस्था की जाती है। राज्य कार्यपालिका का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत किया गया है। अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक। ठीक है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है लगभग वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। जिस तरीके से केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति
राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो है राज्यपाल अपना पद धारण कर सकता है। वहीं राज्यपाल को अपना पद त्याग करना हो तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए किसी भी नागरिक को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसके अलावा उसकी कम से कम जो आयु है वो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी वही व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्य सरकार के जितने भी सरकारी कार्य होते हैं औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। उपलब्धियां, भत्ते, पद से संबंधित अन्य व्यय के बारे में बात करें तो इतनी राज्यपाल की जितनी भी उपलब्धियां होती हैं, भत्ते होते हैं, पद से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वे सभी राज्य की संचित निधि से खर्च किए जाते हैं। राज्यपाल का कार्य है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, ठीक है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सहायता के लिए जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति जो होता है केंद्रीय विधानमंडल का, ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल का जो एक अभिन्न अंग माना जाता है, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग यहाँ पर राज्यपाल को माना जाता है। राज्यपाल की शक्तियों पर नज़र डालें तो राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने की शक्ति, सत्रावसान करने की शक्ति और विघटित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करते हैं राज्यपाल के लिए। राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की जो है नियुक्ति की जाती है, लेकिन वर्तमान में इस रूल को बिल्कुल भी निष्प्रभावी बना दिया गया है। यानी कि पहले राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की जो है एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, लेकिन वर्तमान में यह प्रक्रिया निष्प्रभावी बना दी गई है। इसके अलावा महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना, विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना या पुनर्विचार हेतु वापस करना, ठीक है, विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर स्वीकृति, आदेश प्रख्यापित। इन पूरी चीज़ों का मतलब आप फिर दोबारा से समझें कि जो राज्य विधानमंडल होता है उसके द्वारा कोई भी विधेयक जब पारित किया जाएगा या कोई भी बिल पारित किया जाएगा तो उस पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, या अगर राज्यपाल चाहे तो उस बिल को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज सकता है या विचार करने के लिए आरक्षित रख सकता है, या फिर अगर वो चाहे तो उसको दोबारा से विचार करने के लिए वापस कर सकता है। लेकिन यह शक्ति केवल गैर धन विधेयकों के संबंध में है। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो राज्यपाल उसको पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता है, लेकिन अगर कोई भी बिल मनी बिल नहीं है तो राज्यपाल उसको पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद में विधानमंडल द्वारा फिर दोबारा से वह बिल राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उसे इस स्थिति में उसे स्वीकृति देनी ही होगी। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करें तो वह दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार करने की शक्ति रखता है। अब इन शब्दों के मतलब मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ जब हम राष्ट्रपति के विषय में बात कर रहे थे। क्षमा करना, प्रविलंबन करना, विराम या परिहार, इनके बारे में हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके अलावा दंडादेश का निलंबन कर सकता है राज्यपाल, परिहार कर सकता है और सजा का लघुकरण भी राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल के विवेक के अधीन कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। राज्यपाल विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को फिर दोबारा से विचार करने के लिए वापस कर सकता है। इसके अलावा विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आदेश दे सकता है। किसी विधेयक पर अनुमति देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने के लिए राज्यपाल स्वतंत्र होता है।
अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी अपनी शक्ति का प्रयोग राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले राज्य विधानमंडल के विषय में बात करते हैं। राज्य विधानमंडल का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 में अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक किया गया है। राज्य विधानमंडल के अंगों की बात करें तो राज्य विधानमंडल का निर्माण विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के होता है। विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है। सिक्किम और गोवा इसके अपवाद हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस ऊपर वाले जो क्राइटेरिया मैक्सिमम और मिनिमम सदस्य संख्या का जो क्राइटेरिया है इसको फॉलो नहीं करते हैं। सिक्किम और गोवा दोनों क्या हैं, इसके अपवाद हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष के जो अधिकार और कार्य होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य होते हैं उसी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के कार्य लगभग उसी के समान होते हैं। निर्णायक जो मत होता है तो वो अपना निर्णायक मत कब देता है, जब किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में जो मत जो होते हैं वो बराबर की स्थिति में आ जाते हैं, तब वो अपना वोट दे सकता है, अन्यथा अपना वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सदन होता है और राज्यपाल होता है उसके बीच में वह संपर्क साधने का कार्य करता है। विधानमंडल के सदस्यों हेतु अर्हता की बात करें तो विधानमंडल के सदस्यों के लिए अर्हता के लिए आवश्यक है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 25 वर्ष की आयु उसे पूर्ण कर लेनी चाहिए। विधान परिषद के संबंध में बात करते हैं। विधान परिषद की बात करें तो विधि द्वारा सृजन या उपबंध यदि उस राज्य की विधानसभा संकल्प पारित करे विशेष बहुमत से, ठीक है। अनुच्छेद 171 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में जो है बताया गया है। जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा जो स्थायी सदन होता है उसी तरीके से राज्य में जो विधान परिषद होती है वो स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष होने पर जो होते हैं इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। सदस्य संख्या की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होता है, ठीक है। विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उसका 1/3 भाग जो होता है वो विधान परिषद के सदस्य होते हैं। किसी भी दशा में इसकी संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो 5/6 सदस्यों का जो है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। शेष जो 1/6 सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। 5/6 सदस्य जो होते हैं उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार उनका चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, और बचे कुचे जो 1/6 सदस्य होते हैं उन्हें राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में है। इसका कार्य क्या है, राज्यपाल को सलाह देना, सहायता देना, ठीक है, और इसका प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ठीक है। दोनों केसेस में यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल को मुख्यमंत्री से सलाह लेनी होगी, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री को मिलाकर के उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये संख्या जो है किसी भी स्थिति में 12 से कम नहीं हो सकती है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। केंद्र के संबंध में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो विधानसभा होती है वो निम्न सदन होता है और विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन माना जाता है। अब ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ इसको आप देख लें, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या के विषय में बताया गया है।
पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एक एक राज्य को पॉइंट आउट करते हुए बताया था, तो यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपनी कॉपी पर मैप बनाएं और मैप बनाते हुए जो नंबरिंग आपको यहाँ मैप पर दिखाई दे रही है, इस पर स्टेट लिखते हुए या एक लिस्ट बनाते हुए इन सभी को याद करने की कोशिश करें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मैं यहाँ पर जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई नंबर या संख्या नहीं लिखी गई है। ये जम्मू कश्मीर है। पहले ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर में आता था, ठीक है। ऊपर यहाँ पर अगर POK को छोड़ दें ऊपर वाले को, तो पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर में आता था। अब यहाँ से लद्दाख अलग हो गया और ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो है जो विधान परिषद है अभी प्रस्तावित है, ठीक है, अभी बनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण को देखते हैं। शक्तियों का जो पृथक्करण किया गया है वो 3 स्थानों पर किया गया है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है। ध्यान से इसको समझेंगे। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्यायपालिका जो होती है वो विधि पर या कानून पर निर्णय लेने की शक्ति रखती है, ठीक है। और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय से मिलकर बनती है। वहीं विधायिका जो होती है उसका मुख्य कार्य होता है कानून का निर्माण करना, ठीक है, कानून का परावर्तन करना। और कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को जो कि विधायिका के द्वारा बनाया गया है उसको लोगों पर लागू करना, ठीक है। ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अब संसद, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में दिया गया है, यही विधायिका होती है। विधायिका राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देखेंगे तो ये आपके लिए रिवीजन की तरह काम करेगा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान है, उच्च सदन है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में इसका प्रावधान है, ये निम्न सदन है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 सदस्य होती है। 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 होती है, ठीक है। कार्यपालिका के बारे में बात करें, कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसके प्रावधान हैं। कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलाकर के बनती है। राष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है। ये भारतीय कार्यपालिका का या संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। और जिस निर्वाचक मंडल के द्वारा ये निर्वाचित किया जाता है उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 54 में बताया गया है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा जो होती है उसके निर्वाचित सदस्य भी इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ठीक है। वहीं प्रधानमंत्री जो होता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। और लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है या जो दल जीत करके आता है उसी दल में से किसी एक प्रमुख नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। राज्य की कार्यपालिका का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक दिया गया है। राज्य की कार्यपालिका का निर्माण 4 घटकों से मिलकर के बनता है, ठीक है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये 4 चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं? राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करती हैं। राज्यपाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में है। यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करता है। वहीं मुख्यमंत्री ये राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है और विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगर आप केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति को देखेंगे, अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री की जो स्थिति है राज्य स्तर पर वो आसानी से समझ में आ जाएगी। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, उसी तरीके से राज्य स्तर पर राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख तो होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री के हाथ में होती हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद का कार्य है राज्यपाल को सहायता देना, ठीक है। अनुच्छेद 163 में इसका प्रावधान दिया गया है। महाधिवक्ता जो होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। ये राज्य के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है। अनुच्छेद 155 में इसका प्रावधान है।
इसका कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष होता है, किंतु वास्तव में राष्ट्रपति जब तक चाहता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में दिया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 164 के बारे में इसमें बताया गया है। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जब तक विधानसभा में इसको बहुमत प्राप्त होता है तब तक जो है मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह के द्वारा या परामर्श के द्वारा। अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे तो उसके साथ ही पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल होता है राज्य का, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है कि क्या कितने दिन तक या कितने वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा। इसका कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर नज़र डालते हैं। केंद्र राज्य संबंध में 3 तरह के संबंध होते हैं। विधायी संबंध सबसे पहले, प्रशासनिक संबंध और तीसरे वित्तीय संबंध। सबसे पहले बात करते हैं विधायी संबंधों के बारे में। विधायी संबंधों को संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 55 तक बताया गया है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो हैं संघीय संसद को प्रदत्त की गई हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। वो कौन कौन सी 3 सूची हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची हैं, इनके बारे में अभी आपको बता चुका हूँ कि इनमें कितने कितने विषय होते हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अनुच्छेद 249, इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 249 में बताया गया है। प्रशासनिक संबंधों को देखते हैं। संविधान के भाग 11 में 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। संघ सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण किया जा सकता है या प्रशासन किया जा सकता है। अनुच्छेद 263 यह कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति दी गई है। वित्तीय संबंधों के बारे में अगर बात करें तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना भी वित्तीय संबंधों के अंतर्गत ही की जाती है। राज्य की आकस्मिकता स्थिति निधि की स्थापना भी इसी के अंतर्गत की जाती है। और कुछ राज्यों को केंद्र से अनुदान की व्यवस्था भी वित्तीय संबंधों के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। आपात उपबंधों को एक बार देख लेते हैं। इमरजेंसी के जो उपबंध हैं संविधान के भाग 18 में इनके बारे में बताया गया है। 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। वहीं वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में बताया गया है। राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जा सकता है? जब कोई युद्ध की स्थिति आ जाए या कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर, ठीक है, या इसका संकट मंडराने पर संघीय मंत्रिमंडल यानी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, इसका लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है, इसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाएगा। 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से किया जाएगा, ठीक है। 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 में है। और इसकी उद्घोषणा कब की जाती है? राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालन जो है अभाव हो, यानी
जो राष्ट्रपति शासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा तब लगाया जाता है जब संबंधित राज्य जिसमें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है या कोई भी अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है या फिर राज्य का शासन जो है संविधान के नियमों के अनुसार चलाना असंभव हो गया हो, तो राज्यपाल के द्वारा प्रतिवेदन दिया जाता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा देता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, जब वो आपातकाल की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। संसद के द्वारा राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और जब आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है उसके 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। दोनों सदनों की स्वीकृति भी इसके लिए आवश्यक होती है। राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 6 महीने तक लगाया जा सकता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति इसको होनी चाहिए और अगर किसी भी परिस्थिति में इसकी अवधि को बढ़ाना होगा तो अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक इसका विस्तार किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं। वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 360 में इसका उपबंध दिया गया है। इसकी उद्घोषणा कब की जाती है? राष्ट्रपति की संतुष्टि इसके लिए होना बेहद आवश्यक है। भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति पर खतरा यानी फाइनेंशियल आर्थिक मामलों में कोई ऐसी अराजकता उत्पन्न हो जाए, ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो जो राष्ट्रपति क्या करता है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। इस उद्घोषणा पर संसद की स्वीकृति उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के अंतर्गत सामान्य बहुमत से पारित हो जानी चाहिए। ठीक है, वहीं बात करें इसकी अवधि की तो वित्तीय आपातकाल जो होता है अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहता है जब तक जो उद्घोषणा है वो वापस ना हो। ठीक है, इसमें जो प्रावधान दिए जाते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि राज्य के जितने भी मामले होते हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। और दूसरी सबसे प्रमुख बात इसकी ये है कि भारत में कभी भी आज तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। अब बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है, सामान्यतः 5 वर्ष के अंतराल पर या फिर आवश्यकता अगर पड़ती है तो उससे पहले भी इसका जो है गठन किया जा सकता है। कार्यों की बात करें तो इसका कार्य है वित्त आयोग का संघ और राज्यों के बीच यानी केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान दिया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायतें होती हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं, उनके संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय किए जा सकते हैं। योजना आयोग या नीति आयोग के बारे में देखते हैं। वर्तमान नीति आयोग को ही पूर्व में योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके अलावा इसकी जो प्रकृति होती है वो एक परामर्शदात्री या एडवाइस देने वाली संस्था के तौर पर होती है। इसका जो गठन होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले जो गठन हुआ था योजना आयोग का वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग या नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और सबसे पहले इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और पहले इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। इसका मुख्य कार्य होता है भारत की जो 5 ईयर प्लान होते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, उनका निर्माण करना। अब वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल करके कर दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, और कब से किया गया था ये 1 जनवरी 2015 से। इसका पूरा नाम है नीति को अगर आप विस्तार करेंगे इसका तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। पदेन अध्यक्ष इसका भी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसका दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की रैंक भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री की तरह होती है और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है।
लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। ओम्बुड्समैन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ओम्बुड्समैन को ही लोकपाल कहा जाता था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक बनाई गई संस्था थी। सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई थी 1809 में स्वीडन में हुई थी। यह स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में कार्य करती थी। भारत में लोकपाल की स्थिति के बारे में नज़र डालें तो लोकपाल का नाम 1963 में LM सिंघवी के द्वारा जो है निर्दिष्ट किया गया था। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष जो थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। कुल 8 सदस्यीय पैनल में इनके में 4 न्यायिक सदस्य होते थे और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते थे। अन्य कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ओम्बुड्समैन जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये स्वीडिश भाषा का शब्द है और ओम्बुड्समैन का अगर शाब्दिक मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता है लोगों का प्रतिनिधि, लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला। भारत में इस ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लॉ, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? न्यायमूर्ति PB गजेंद्र गढ़कर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले लोकपाल संस्था की अवधारणा की कल्पना किस देश में की गई थी? अभी हम पढ़ रहे थे स्वीडन में। भारत में वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। केंद्र में लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? मोरारजी देसाई ने। ऐसा व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, योग्यता रखता है लोकपाल का अध्यक्ष होने की। ठीक है, लोकपाल का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा है या फिर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा है। ठीक है, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक वे अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष पूरे नहीं कर लें या उनकी आयु 70 वर्ष न हो जाए। इनमें से जो भी पहले होगी तब तक ही ये अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, लोकपाल अध्यक्ष का जो वेतन होता है, भत्ते, सेवा वगैरह जो होती हैं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होती हैं। ठीक है, दोनों की रैंक जो होती है वो एक ही होती है। लोकपाल अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु चयन समिति जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, लोकपाल का अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए जो समिति बनाई जाती है इनके चयन के लिए, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सदस्य जो होते हैं, सदस्यों में आपके लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो भी इसका सदस्य होता है। इसके अलावा भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता। ठीक है, यानी लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्य के लिए जो चयन समिति बनाई जाती है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और 4 तरीके के सदस्य होते हैं जिनमें से एक लोकसभा अध्यक्ष होगा, एक लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा, एक भारत का न्यायमूर्ति होगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे न्यायमूर्ति के द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो, और एक राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट किया जाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कानून की अच्छी समझ हो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी लोगों की शिकायतें होती हैं, जन शिकायत होती हैं, उनका निवारण जो ओम्बुड्समैन के समक्ष लाया जाता है, लोकपाल के समक्ष लाया जाता है। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ये 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया था। केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। लोकपाल संस्था जो होती है वो केंद्र स्तर की संस्था होती है। गैर संवैधानिक दर्जे वाला एक वैधानिक निकाय होता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 8 से अधिक सदस्य इसके नहीं होने चाहिए। मतलब इसके एक अध्यक्ष होता है और सदस्य कितने होते हैं? कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से अधिक नहीं हो सकते। संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाए गए थे लोकपाल के? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है,
महाराष्ट्र भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की थी सबसे पहले। कब की थी? 1971 में। और उड़ीसा भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित किया था 1970 में। ठीक है। अब कुछ समितियों पर नज़र डालते हैं। बोहरा समिति किससे संबंधित है? बोहरा समिति संबंधित है राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से संबंधित है। वहीं राजमन्नार आयोग की बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति हेतु गठित समिति की जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो समिति होती है उसके लिए जो संरचना है वो इस तरीके से आप देखेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है। इसकी जो पावर होती है मानवाधिकार आयोग की वो केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। ठीक है। ये अपने नियम किसी पर थोप नहीं सकते हैं, ये केवल सलाह दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में बात करते हैं। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को हुआ था। इनके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव इन्होंने दिया था। 1967 में के हनुमंथैया इसके अध्यक्ष थे और सदस्य कौन थे इसके? देवव्रत मुखर्जी। ये संविधान के प्रमुख भाग हैं और किस भाग में कौन सा विषय दिया गया है उसके बारे में बताया गया है और उस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद या कहाँ से लेकर के कहाँ तक अनुच्छेद दिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो भाग और उसके विषय को एक बार ज़रा देख लेते हैं। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न कभी कभी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र स्पष्ट किया गया है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में बताया गया है। 4 में मूल कर्तव्य हैं। संविधान का भाग 5 संघ सरकार के बारे में बताता है। भाग 6 में राज्य की सरकारों से संबंधित प्रावधान है। भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 11 जो है संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं उनसे संबंधित है। भाग 15 में निर्वाचन की पद्धतियां या रीतियां बताई गई हैं। भाग 16 अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, आंग्ल भारतीय के संबंध में जो विशेष नियम बनाए गए हैं, उपबंध बनाए गए हैं, उनसे संबंधित है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। भाग 18 में आपातकालीन संबंधी उपबंध है। भाग 20 में संविधान के संशोधनों के विषय में बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करेगा? जब किसी भी मामले पर टाई की स्थिति आ जाएगी, मतलब पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होंगे। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो बनाया ही इसीलिए गया था कि जो भी नवनिर्वाचित सदस्य होंगे उनको वो शपथ दिलाएगा। और जैसे ही नई लोकसभा प्रारंभ हो जाती है, नए सदस्य शपथ ले लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर का पद जो है अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति करता है और विधानसभा के संदर्भ में इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन देखी जाए तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। स्थानीय शासन में पंचायती राज व्यवस्था आती है और शहरी स्थानीय स्वशासन आता है। बलवंत राय मेहता समिति जो कि बनाई गई थी 1957 में। ठीक है। इसके सुझाव पर 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली का निर्माण किया गया जो कि थी जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर। ठीक है। ये 3 स्तर थे। 3 स्तरों वाली
पंचायत प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। ये बनाई गई थी 1957 में। इसके साथ साथ बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 घ 3 के अंतर्गत दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में कब आई? 24 अप्रैल 1993 से। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद कौन है? 243 से लेके 243 अण तक। ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ से किया गया था? ये नागौर से किया गया था। और नागौर कहाँ पे पड़ता है? आपका राजस्थान में। अन्य पंचायती राज से संबंधित अन्य समितियाँ कौन कौन सी थीं? अशोक मेहता समिति 1977, GV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988। पंचायती राज के बारे में बात करें तो द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता ने। और त्रिस्तरीय के बारे में अभी हमने पढ़ाई है। त्रिस्तरीय का बलवंत राय मेहता ने दिया था। ठीक है। कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास किसने कहा था? GV राव समिति ने। ठीक है। कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास किसने कहा था? GV राव समिति ने। सामान्यतः पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं जो जिला परिषद होती है और पंचायत समितियां होती हैं, इन दोनों का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य करते हैं। ग्राम पंचायतों की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होती है। ठीक है। शहरी स्थानीय स्वशासन, इसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इतनी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न में पूछा जाए कि भाग 9 का संविधान में कब जोड़ा गया या 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ी गई, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 का और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नगर पालिकाओं के बारे में बात करते हैं। नगर पालिका का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे ऊपर नगर पालिका में नगर निगम होता है, उसके बाद में नगर पालिका परिषद होता है और तीसरे स्तर पर होती है नगर पंचायतें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। 74वां संविधान संशोधन कब प्रभाव में आया था? 1 जून 1993 को। ठीक है। 92 में ये जो है पारित किया गया था, लेकिन लागू हुआ था 93 से। ठीक है। संविधान के भाग 9 में शामिल जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 243 त से लेकर के 243 य 6 तक। भारत में शहरी स्थानीय शासन हैं, कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। और कौन कौन से शहरी स्थानीय शासन हैं उनको जरा देख लेते हैं। नगर निगम पहला, दूसरा नगर पालिका, तीसरा अधिसूचित क्षेत्र समिति, चौथा नगर क्षेत्रीय समिति, 5वां छावनी परिषद, 6वां नगरीय क्षेत्र, 7वां न्यासपत्तन और 8वां विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। ये शहरी स्थानीय शासन के 8 प्रकार हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता। राष्ट्रीय दल की मान्यता कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। चुनाव चिन्ह, आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करना होता है। वो 3 शर्त कौन कौन सी हैं? यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2%, ठीक है, सीटें जीतती है। पहली शर्त यह है। किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब दिया जाता है कि वह पार्टी पिछले जो चुनाव होते हैं, पिछले जो चुनाव मान लो कि हुए आम चुनाव, उसमें कम से कम 3 राज्यों में जितनी भी लोकसभा सीटें टोटल हैं उसका कम से कम 2% वह जीते। ठीक है। दूसरी शर्त है, यदि उस पार्टी के प्रत्याशियों को कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा आम चुनाव
या राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मिले और कम से कम 4% लोकसभा सीटें प्राप्त हों। दूसरी शर्त ये होती है कि वह पार्टी जो कि जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने की बात हो रही है, वो पिछले लोकसभा या आम चुनाव में क्या करे, जितने भी टोटल वैध वोटिंग हो, जितने भी टोटल वैध मत पड़े उनका कम से कम 6% उसको मिलना चाहिए और कम से कम उसको 4 लोकसभा की सीटें जीतनी चाहिए। ठीक है, तब जाके उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरी शर्त है वो ये कहती है, यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है तो उसे राष्ट्रीय दल मान लिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं। राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण होता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही प्रदान की जाती है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को वर्ष 1985 में सबसे पहले संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, राजनीतिक दलों को सबसे पहले संवैधानिक मान्यता कब दी गई थी? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये तो हो गए थे राष्ट्रीय दल के लिए। अब राज्य स्तरीय दल के लिए भी जो है 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक होता है। वो 3 शर्त कौन कौन सी हैं कि उस राजनीतिक दल को या जो भी पार्टी है उसको राज्य विशेष में हुए विगत विधानसभा के आम चुनाव में कम से कम 6% वैध मत मिलने चाहिए और कम से कम 2 सीटें मिलनी चाहिए। ठीक है, या फिर विधानसभा की जितनी भी सीटें होती हैं उसका कम से कम 3% सीट उसको मिलनी चाहिए या कम से कम 3 सीटें जो कि अधिक हों वो उसको प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त है कि पार्टी को विगत लोकसभा के आम चुनाव में उस विशेष राज्य में न्यूनतम 6% वैध मत मिलने चाहिए और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, या फिर राज्य में प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट प्राप्त हो। ठीक है, हर 25 में से 1 सीट उसको प्राप्त हो तब उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। या फिर उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त होनी चाहिए। ये जो शर्त है ये 2011 में जोड़ी गई थी। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि कोई भी दल जो है राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल की श्रेणी में जो है आ सकता है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल हैं भारत में उनकी संख्या है 8। बीजेपी सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राकांपा कहा जाता है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा और बहुजन समाज पार्टी बसपा। ये कुल 8 सदस्य हैं जो वर्तमान में भारत में जो है वैध हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 के बारे में देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, इसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी कहा जाता है। इसे लोकसभा में 11 मई 2005 को पारित किया गया, राज्यसभा में इसे 12 मई 2005 को पारित किया गया और 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली। 12 अक्टूबर 2005 को जब ये प्रभावी हुआ तो जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के समापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसको लागू कर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा सूचना मांगे जाने के कारणों को देना आवश्यक या अपेक्षित नहीं है। ठीक है, यानी आरटीआई में हम क्या करते हैं, किसी भी विभाग से संबंधित, किसी भी एग्जाम से संबंधित या किसी भी कोई भी विभागीय जो चीज़ होती है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना हो तो हमारा ये सूचना का अधिकार होता है। इससे संबंधित हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, लेकिन आरटीआई की जो ऑफिस होती है उसको हर सूचना को जो है उसका आंसर देना उसको आवश्यक या अपेक्षित नहीं होता है।
उच्च न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए? मद्रास उच्च न्यायालय, सितंबर 2014। ठीक है, जो व्यक्ति भी आरटीआई के थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट से सूचना प्राप्त करना चाह रहा है तो उसको उसका रीजन भी बताना होगा कि वह यह सूचना क्यों मांग रहा है। ऐसा किसने कहा था? मद्रास उच्च न्यायालय ने। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना। सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है, किस लिए जिम्मेदार है? नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने में। क्योंकि जब से आरटीआई एक्ट आया था तब से कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग से किसी भी संबंध में जानकारी मांग सकता है। इससे क्या बढ़ा? जो भी उस विभाग में कार्य करने वाले लोग होंगे, जो भी नौकरशाही होगी, वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जो काम है उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी हमसे सूचना मांगी जा सकती है। सूचना के अधिकार को एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का भाग भी बताया है। सूचना का अधिकार 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये जो है सूचना के अधिकार 2005 में उल्लिखित प्रमुख बातें हैं। आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। सूचना के अधिकार का अभिप्राय। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना का अधिकार का प्रयोग किया जाता है, आरटीआई का प्रयोग किया जाता है, तो उसका क्या अभिप्राय है कि वह किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच अपनी बना सके। आरटीआई के दायरे में शामिल कौन कौन सी चीज़ें हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय, ठीक है, ये शामिल किया गया है नवंबर 2019 से। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन, इतने सारे जो कार्यालय हैं, इतने सारे जो संगठन हैं, ये आरटीआई के दायरे में आते हैं। मतलब आप लोग में से कोई भी इन सभी कार्यालयों से किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस सूचना को प्राप्त करने के लिए आपको उसके संबंध में एक उचित रीजन देना होगा कि आपको ये सूचना क्यों चाहिए। विश्व के देशों में स्वीडन ऐसा पहला देश था जिसने 1766 में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरटीआई लागू करने वाला, सूचना का अधिकार लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? स्वीडन। दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश है जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे हम आरटीआई की बात करें तो आरटीआई ये बाद में आया है 2005 में। संविधान में आरटीआई का किसी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान में भी आरटीआई का उल्लेख किया गया है। भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा, जिसे MKSS के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SP गुप्ता बनाम भारत संघ वाद 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल माना गया। ठीक है, किसमें माना गया? संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई को वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार की श्रेणी में रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन किस वाद में दिया था? SP गुप्ता बनाम भारत संघ, ठीक है, 1982 में। सर्वप्रथम आरटीआई कानून मसौदा प्रस्तुत किया गया था, कहाँ या किसके द्वारा? 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिलिंग CERC अहमदाबाद द्वारा। वर्ष 1996 में भारत सरकार को आरटीआई पर मॉडल कानून प्रारूप सौंपा, किसने? जस्टिस PB सावंत की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद ने। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 किस पर आधारित था? HD शौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट पर। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पहले इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? तमिलनाडु। ठीक है, आरटीआई जब पूरे देश में लागू हुआ 2005 में, उससे पहले ही ऐसा कौन सा स्टेट था इंडिया का
जिसने अपने खुद के कार्यक्षेत्र में इसे लागू कर रखा था। तो तमिलनाडु ने 1977 से ही इस नियम को लागू कर रखा है। आरटीआई के कुछ प्रमुख प्रावधान, इन पर नज़र डालते हैं। सूचना के अधिकार में कौन कौन शामिल होता है कार्य, ठीक है। दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, सामग्री का नमूना लेना, प्रिंट आउट लेना, डिस्क, कैसेट, अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में सूचना प्राप्त करना, ठीक है। इतने सारे तरीके से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। प्रत्येक प्राधिकारी के तहत एक जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि PIO की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना PIO का दायित्व है। यानी जब भी कोई सूचना किसी डिपार्टमेंट से या किसी अधिकारी से मांगी जाती है तो सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंतर्गत उसे वह जानकारी उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है। मांगी गई सूचना के व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। सामान्य रूप में 30 दिन के अंदर आंसर देना होता है आरटीआई का। अगर कोई ऐसा गंभीर विषय है जो किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, उसकी लिबर्टी, फ्रीडम, स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ऐसी सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करा दी जाती है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हित आदि उन अपवादों का उल्लेख जिनसे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जाती हैं वो कौन से हैं, ठीक है। अब राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ प्रमुख अनुच्छेदों पर नज़र डालते हैं। 117 में बताया गया है वित्त विधेयकों के बारे में। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। यानी जब तक किसी आरोपी पर उसका जो दोष है, आरोप है, वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है कुछ स्थितियों में। अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में बताया गया है। 160 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, ठीक है, 160 में है। 105 में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में। 108 में साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक, ठीक है। 109 में है धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया, और 110 में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा। 122 में संसद की कार्यवाही की जांच को प्रतिबंधित करना है। 32 संवैधानिक उपचार। 169 में है विधान सभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव। 350 का में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 344 में है राजकीय भाषा आयोग, 1955 में बीजी खैर के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 43 काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर। 338 में है राष्ट्रीय SC आयोग का गठन। 338 का ST आयोग। 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अब नज़र डालते हैं आयोग, समिति या केस और उनसे संबंधित क्षेत्रों पे। आयंगर रिपोर्ट किससे संबंधित थी? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। राजमन्नार आयोग किससे संबंधित था? IAS और IPS के पदों को समाप्त करने की सिफारिश। MN वेंकट चिलैया ये जो समिति थी संविधान समीक्षा आयोग से संबंधित थी। दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन में सुधार से संबंधित थी। गोलकनाथ केस ये संबंधित था, ये इम्पोर्टेंट है गोलकनाथ। उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था गोलकनाथ केस के वाद में, ठीक है। कुछ व्यक्तियों के कथन। G. ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। KC बियर ने भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य की संज्ञा दी है।
हृदयनाथ कुंजरू ने राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये ऐसा कोटेशन दिया था। ठीक है, एच.एन. कुंजरू ने क्या कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन जो अधिकार है वो संविधान के साथ एक तरह का धोखा है। कुछ प्रमुख घटनाएं हैं और उनकी जो डेट हैं वो सामने दी गई हैं। 30 जनवरी 1990 को SC एंड ST अत्याचार निवारण अधिनियम था, ये प्रकाश में आया था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 53 में राष्ट्रीय विकास परियोजना। 1987 में भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय खोला गया था। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट ये लागू किया गया था। 1986 में बाल मजदूर एक्ट लागू किया गया था और 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण किया गया था। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास ये जो है संविधान के भाग 9 में है। 11वीं अनुसूची में ये प्रावधान दिया गया है। इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। इसकी 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, सांसद और जिला परिषद के सदस्य जो है इसके सांसद और जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 243 जो है वो संबंधित है ग्राम सभा से, पंचायतों के गठन से, पंचायतों की संरचना से, पंचायत में जो स्थान होते हैं, सीटें होती हैं, उनके आरक्षण से। ठीक है, स्थानों का आरक्षण किसके संबंध में? SC ST की जो महिला होती हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। पंचायतों की अवधि पहले 5 वर्ष थी। ठीक है, पंचायतों की अवधि जो 5 वर्ष होती है ये भी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। पंचायत सदस्य के लिए जो न्यूनतम अर्हता होती है 21 वर्ष, ये भी 243 में इसका प्रावधान है। पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, पंचायतों की कर उगाने की जो शक्तियाँ होती हैं वे भी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन, ठीक है, पंचायत स्तर पर, वो भी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। कुछ प्रमुख संविधान संशोधनों पर नज़र डालते हैं। पहला जो संशोधन था किया गया था संविधान में, उसे 1951 में किया गया था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रख दिया गया। 7वां संशोधन हुआ 1956 में। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। फिर होता है 10वां संशोधन 1961 में। इसके द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। इसके बाद में 11वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये भी 1961 में हुआ था। इसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल की रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वें संविधान संशोधन 1962 में क्या किया गया था? गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 24वां जो संशोधन था 1971 में हुआ था। इसके द्वारा यह बताया गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में, ठीक है, यहाँ तक कि मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। 31वां जो संशोधन था 1973 में हुआ। इसके द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। ठीक है, 36वां जो संशोधन है 1975 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 42वां 1976 में। इसके द्वारा क्या किया गया? जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता ये शब्द जोड़े गए। इसके अलावा भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके अलावा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, ये सारे प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के हैं। 44वें संशोधन जो कि हुआ था 1978 में। इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति दी गई। ठीक है, इससे पहले राष्ट्रपति एक भी बार जो है किसी बिल को वापस नहीं भेज सकता था।
राष्ट्रीय आपात की परिभाषा के संदर्भ में जो आंतरिक अशांति शब्द यूज किया जाता था उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रख दिया गया। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त करके इसे विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया और इसे 300 का अनुच्छेद में डाल दिया गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन 78 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन, ये 1985 में हुआ था। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 58वां संशोधन अधिनियम 1987 में, इसके द्वारा संविधान का प्राधिकृत पाठ जो है हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। ठीक है, संविधान की जो मूल प्रतिलिपि थी वो अंग्रेजी में थी। तो 1987 में जो 58वां संशोधन हुआ था, जो उसके द्वारा जो संविधान का पाठ था उसको हिंदी में उपलब्ध करा दिया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं 61वां संशोधन। 61वें संशोधन जो कि हुआ था 1988 में, इसके द्वारा नागरिकों के मतदान की जो न्यूनतम आयु पहले 21 थी उसको घटाकर 18 कर दिया गया। 69वां संशोधन 1991 में हुआ। इसके अलावा इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जो दिल्ली है राजधानी भारत की, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, NCR जिसे कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था भी 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा की गई। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इससे क्या प्रावधान हुए थे? संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी। ठीक है, भाग 9 जोड़ा और 11वीं अनुसूची जोड़ी, और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 का और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके द्वारा। ठीक है, और इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। 84वां जो संशोधन था 2001 में हुआ। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए इस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा की सीटें होती हैं उनका निर्धारण 2026 तक नहीं होगा। ठीक है, यानी 2001 में यह संशोधन पारित हुआ था और 25 साल के लिए सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दी थी। ये रोक कब हटेगी? 2026 में। ठीक है, इसके बाद आता है 86वां संशोधन 2002। इसके द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। इसके अलावा आर्टिकल 21 क के तहत ये व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 51 क इसके द्वारा जोड़ा गया और इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को चेंज किया गया, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसके बाद में आता है 91वां संशोधन 2003 में हुआ। ये इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अलावा राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम नहीं होगी। इसके बाद में आता है आपका 97वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये हुआ 2011 में। सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है, और सहकारी समितियों का नया भाग कौन सा? 9ख 97वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। 100वां संशोधन हुआ था 2015 में। यह किससे संबंधित है? भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है। फिर होता है 101वां 2016 में। ठीक है, ये GST से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए थे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित जो प्रावधान थे
वो संविधान संशोधन 101वें के द्वारा शामिल किए गए थे। इसके बाद में आता है 102वां संशोधन 2018 में हुआ। इसके द्वारा क्या किया गया, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है। 103वां संशोधन जो था, इसके द्वारा सामान्य वर्ग के, एक सेकेंड, ठीक, 103वां जो संशोधन था 2019 में, सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसे आजकल आप EWS के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 104वां जो संशोधन हुआ था 2019 में, उसके द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के जो स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्यसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का जो है समापन कर दिया गया। ये सारे उपबंध समाप्त कर दिए गए। ठीक है, अब कुछ राष्ट्रीय दल और उनके चुनाव चिन्ह देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। भारतीय जनता पार्टी BJP, इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। बहुजन समाज पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह है हाथी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो CPI है, इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया और बाली। अब आती है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है CPIM, इसका जो चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा और तारा। ठीक है, हंसिया, हथौड़ा और तारा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, इसका जो चिन्ह है क्या है, घड़ी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC जो है, जोड़ा फूल है इसका जो चुनाव चिन्ह है। नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। ठीक है, तो इसी के साथ ये पॉलिटी की जो फ्लो चार्ट वाली सीरीज़ थी, ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसके साथ साथ ही आज पॉलिटी समाप्त हुई है। इसके साथ आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इनकी वीडियोस भी जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपको जो एक एक्सप्लेनेशन है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप के जो सब्सक्राइब होते हैं या जो कमेंट करते हैं, आप जो शेयर करते हैं, उससे हमको जो है कार्य करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।